नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। महाभारत के धृतराष्ट्र को तो सभी जानते हैं, लेकिन राजनीति में जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न्याय की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के लिए होने लगे तो सियासत में उबाल आना भी लाजमी है। राजस्थान विधानसभा में आसन पर ही सवाल उठा दिए गए और धृतराष्ट्र तक की विपक्ष ने संज्ञा दे दी। नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच जमकर बहस हुई। अध्यक्ष के खिलाफ भी अब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। ऐसा नहीं है, ये पहली बार है। राजनीति जातिवाद के इर्द गिर्द भी घूमती है। कांग्रेस विधायक के द्वारा सदन में पढ़ी गई ठाकुरों पर कविता को लेकर जातीय बवाल होने लगा है। हरीश चौधरी की पढ़ी कविता का कथ्य, कथानक, एंगल सब कुछ बदल गया। ये विवाद परिचर्चा का विषय बन गया है। क्या अब ये विवाद और आगे बढ़ेगा और चुनाव में जाति की नीति पर सियासत की रोटी सेकने वाली ये आग तब तक सुलगती नजर आ रही है जब तक उपचुनाव ना हो जाए। ये ठीक वैसा ही है जैसे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जमकर उछाला था और कुछ हद तक विपक्ष को इसका फायदा भी मिला था। तो क्या मान लिया जाए कि उपचुनाव में भी यही मुद्दा हावी रहेगा और क्या आसन के लिए धृतराष्ट्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का? पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मंडर पे डगमेलता रंग है राजस्थान। आसन धृतराष्ट्र नहीं बन सकता और धृतराष्ट्र बनना भी नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। तो नया विवाद, सियासी फसाद। चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ। स्वागत है घनश्याम जी आपका। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है योगेंद्र जी आपका। हालांकि इंतजार अभी बीजेपी कांग्रेस से भी हमारे मेहमानों का है, कुछ देर में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि सदन में आज दो बातें हुई। एक तो स्पीकर के लिए धृतराष्ट्र शब्द का प्रयोग करना और विधायक हरीश चौधरी ने जो कविता पढ़ी है जहां पर एक जाति को संबोधित करते हुए ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर, वो पूरी कविता पढ़कर कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है। ऐसे में इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि संसद में भी ऐसा हो चुका है। क्या अब सदन के अंदर जहां मुद्दे होते हैं, जहां हर व्यक्ति बराबर होता है, एक ही नजरिए से सबको देखा जाता है, वहां जाति के चश्मे से देखा जाएगा? जी श्वेता जी, क्योंकि ये राजनीतिक बयान है, इसमें किसी भी तरह से हम समाज को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि समाज की दृष्टि अलग होती है। लेकिन नेता जो हैं वो भी एक तरह से राज परिवार का ही हिस्सा है, क्योंकि वो नेता हैं। तो नेता का वास्तविक स्वरूप जो है वो आजकल खोता हुआ सा दिखाई दे रहा है जी। उन्होंने जो कविता पढ़ी है उसके पीछे का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन यहाँ विधानसभा में उसका वक्तव्य का कुछ उद्देश्य अलग है। ये सभी को विदित है, क्योंकि ये कविता की जो कहानी चालू हुई है ये पीछे राज्यसभा से चालू हुई है। मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस कविता को सबसे पहले बोला था और उसके ऊपर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था बिहार में, आपने देखा होगा। उसी उद्देश्य को, क्योंकि राजनीति में किसी भी तरीके से कुछ स्वविवेक का प्रयोग आजकल कम देखने को मिल रहा है और राजनीतिक रोटी कैसी सेकी जाए उस तरह की व्यवस्थाओं को ज्यादा देखा जा रहा है। तो यहाँ ठाकुर का कुआं जो कविता है, ये जब प्रेमचंद जी ने लिखी उसका उद्देश्य, और जो वाल्मीकि जी ने लिखी उसका उद्देश्य समाज की व्यवस्थाओं को पुकारना था, समाज की व्यवस्थाओं में दुर्व्यवस्थाओं और एक प्रति वर्ग के प्रति जो कष्ट था उसको उकेरना था। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर, आपको भी पता है कि किस विषय को उन्होंने लेकर के रखा है, उस विषय को इंगित करते हुए एक व्यक्ति विशेष के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया है। ये मेरे ख्याल से उचित साबित नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ की जाति व्यवस्थाओं का जो आकलन वो अलग है। पहले वर्ण व्यवस्था से होती थी। प्राचीन समय को अगर हम लेकर के चलें तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद में एक उक्ति है जो वर्ण व्यवस्था से और जाति व्यवस्था की ओर इंगित करती है। वहां पर पुरुष सूक्त में लिखा है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तद्वस्य यद्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः।
अर्थात जो मुख का कार्य करे, लोगों को शिक्षित कार्य करे, वो ब्राह्मण है। जो दूसरों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे, वो क्षत्रिय है। और जो उदर पूर्ति के लिए विदेशों तक व्यापार फैलाए और उसकी आर्थिक आपूर्ति करे, वो वैश्य है। और जो इन तीनों का सहयोग करके अपने समाज में सबसे प्रतिष्ठित व्यवस्था को संभाल करके रखे, वो शूद्र है। लेकिन उन व्यवस्थाओं को कोई दृष्टिगत नहीं रखता है। अभी वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति की रोटियां कैसे सेकी जा सकती हैं, इस विषय को वो न लेकर के आगे चर्चा की है, ये सबको जानकारी है। बिल्कुल। योगेंद्र गुप्ता जी, अब ये तो तय है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं आमजन से जुड़े हों या फिर अपने लिए हों, खुद को स्थापित, क्योंकि हरीश चौधरी ने जो कहा और जिस तरह से कविता ये पढ़ी, इसके बाद से सवाल यही उठता है कि क्या अब एक एक जाति को लेकर टारगेट किया जाएगा? क्या आपस के ही लोग वर्सेस में खड़े हो जाएंगे आमने सामने झगड़ा करने के लिए और एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, फिर चाहे वो आमजन से चुनकर आए हुए विधायक ही क्यों ना हो? फायदा क्या? क्यों ये मुद्दा उठाया गया? टाइमिंग पर सवाल, क्यों मुद्दा उठाया? तो आपको पूरी पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। दरअसल पॉलिटिक्स अब हो क्या गई है कि मुझे लगता है विधानसभा में खेल ये चल रहा है कि कौन किस पर भारी, मैं तुझ पर भारी या तू मुझ पर भारी, खेल ये चल रहा है। जनता के मुद्दे क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता ने आपको क्यों चुनकर भेजा है, आपको किस बात को उठाना चाहिए, ना इसको बीजेपी से सरोकार है ना इसको कांग्रेस से सरोकार है। सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए या मीडिया की हेडलाइन बनने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका प्रचार हो सके। अब ये इस बात को नहीं समझ रहे कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो आपको इसलिए नहीं दिया कि आप किसी तरह की कविता बनाकर कटक करेंगे या किसी को धृतराष्ट्र आप कहेंगे। जनता आपसे शुचिता की राजनीति करने की हैसियत रखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुद्दे आप सत्ता में उठाएंगे, वहां उठाएंगे विधानसभा के अंदर। लेकिन दोनों दल समझना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस कर रही है, भाजपा भी कर रही है। आपने मदन दिलावर का जो बयान सुना, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। तो कुल मिलाकर ये कि राजनीति जो है ना, राजनीति उस धारा से हट चुकी है जहां पर उनको जाना चाहिए। वहां कुल मिलाकर इतनी है कि मेरे किस शब्द को कितनी अहमियत मिलेगी, कितना हंगामा होगा, जो जितना ज्यादा हंगामा करेगा, जिसके शब्दों पर जितना ज्यादा हंगामा होगा, जो ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, वो ज्यादा बड़ा राजनीति। लड़ाई तो नहीं कि किस समाज का मुद्दा उठाकर और उस समाज में ऊंचाई पर पहुंचा जाए, क्योंकि ये भी लड़ाई बहुत होती है राजनीति में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब उनके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, समाजों का एंट्री कर रही है कि मैंने इस समाज के लिए बोला। अपना जो वोट बैंक है, अगर वो मेरा वोट बैंक है तो उस वोट बैंक को कैसे मैं रिटेन कर सकता हूं, कैसे उसको भड़का सकता हूं, किस तरीके से उसको एग्रेसिव कर सकता हूं, उसके ऊपर बयान कर रहे हैं। तो राजनीति, मैंने कहा ना, सुचिता की राजनीति खत्म हो गई है, काम की राजनीति खत्म हो गई है, ईमानदारी की राजनीति खत्म हो गई। राजनीति सिर्फ एक चीज की रह गई कि मेरा वोट बैंक कैसे बरकरार रहेगा, मेरा वोट बैंक कैसे बढ़ेगा। और इस तरह का बयान देकर के मीडिया की सुर्खियों में आकर के पार्टी में मेरा कद कैसे बढ़ेगा, सिर्फ राजनीति इस पर हो रही है। बिल्कुल। और ये अपने फायदे के लिए भी कभी कभी ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं और ऐसी बातें बोल दी जाती है जिसके बाद एक बहस का मुद्दा न सिर्फ बन जाता है बल्कि दो समाज को आमने सामने भी खड़ा कर देता है। सही कह रहे हैं। और श्वेता, इसमें एक बात और है कि ये भूल जाते हैं कि जब जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जब तक इस तरह की बातें की जाती है, उसका खामियाजा हर दल को हमेशा चुनाव में उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। अब इनकी क्या समझ है क्या नहीं वो बता सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये राजनीति और समाज के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अहम मुद्दा है जब संसद के अंदर, आप विधानसभा के अंदर आप जब बात रख सकते हैं प्रखर तौर पर, तो जब इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो उसमें भी शामिल होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने तो आने से इनकार कर दिया इस चर्चा में शामिल होने से। लेकिन अपूर्वा सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी, बहुत स्वागत है अपूर्वा जी आपका। दो अहम मुद्दे आज विधानसभा के, अगर हम इस अहम मुद्दे की बात कर ले तो जिस तरह से आसन को लेकर सवाल और आसन को पर देवनानी जिनके ऊपर सवाल धृतराष्ट्र कहकर किया गया, बहुत नाराजगी व्यक्त हुई, आमने सामने भी नजर आए टीकाराम जूली और देवनानी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में क्यों होता है ऐसा, जो विपक्ष में होता है वो स्पीकर पर सवाल उठाता है जबकि स्पीकर न्यूट्रल होकर ट्रांसपेरेंसी के साथ बात दोनों तरफ के पक्ष की सुनते हैं, फिर भी हर बार ये आरोप स्पीकर को सुनना पड़ता है इस तरह के। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे शब्द का प्रयोग, क्या आपको लगता है ये सही है? श्वेता जी देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। लोकतंत्र का मंदिर होता है सदन, और उस मंदिर के अंदर जो अध्यक्ष की भूमिका होती है वो बिल्कुल उस पुजारी की तरह, प्रीस्ट की तरह होती है, जो हर चीज को वहां पर बहुत ही समानता के साथ में देखता है। उसकी नजर में जैसे मंदिर के अंदर होता है कि कोई भी व्यक्ति जाए वो ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, ना दल का होता है ना विपक्ष का होता है ना पक्ष का होता है, बिल्कुल वैसे ही अध्यक्ष की भूमिका होती है। मगर अब जैसी विचारधारा जिस व्यक्ति की होगी उसको वैसे ही नजरिए से लोग दिखने लगेंगे।
जो टीकाराम जूली जी ने बयान दिया, जो उनको धृतराष्ट्र कहा, बहुत ही मेरे को लगता है कि शर्मिंदगी भरा शब्द है। एक ऐसे गरिमापूर्ण पद के लिए, वो पद किसी दल और विपक्ष और पक्ष का है ही नहीं, वो है कि वहां पे बैठ के सबको समता और समानता के साथ में डील करना। दूसरी बात ये है कि सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल पक्ष के पास ही नहीं होती है, वो विपक्ष की भी होती है। और हेल्दी विपक्ष की भूमिका क्या होती है कि वो सदन के अंदर हेल्दी जो डिबेट्स होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, ना कि इस तरीके की आपत्तिजनक और अपमानजनक टीका टिप्पणी अध्यक्षीय पद के ऊपर एटलीस्ट करे। उस आसन की तो गरिमा इनको बना के रखनी चाहिए थी। मगर खैर, इनकी पार्टी की अगर आप सेंटर से लाइन देखेंगे तो यही चल के आ रही है। राहुल गांधी जी वहां के सदन की गरिमा नहीं रखते, लोगों को इशारा करते हैं वेल में आइए, बैठे बैठे जब भाषण चल रहा हो प्रधानमंत्री जी का तब कहते हैं वेल में आइए, हंगामा मचाइए। तो वो अपने जो उनके पार्टी है उसी के अंदर जो परंपरा चली आ रही है उसी का निर्वहन जूली साहब भी कर रहे हैं। मगर आप देखिए कांग्रेस की प्रथा देखिए, पहले ऐसे शब्द बोलते हैं, फिर माफी मांगनी पड़ती है और माफी मांगने बाद में आप ही कह रहे डिबेट का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है, फिर जनता के सामने वो आ नहीं पाते। लेकिन अपूर्वा जी, बिल्कुल इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। बात तो विधायक हरीश चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी, सबसे अहम सवाल है, क्योंकि आपने जो कविता पढ़ी विधानसभा के अंदर वो अब चर्चा का विषय बन गई है, वो मुद्दा बन गई है बहस का। क्या वजह थी कि आपने ये कविता पढ़ी? क्योंकि अब एक वर्ग, एक समाज को निशाने पर लेने की बात कही जा रही है आपके द्वारा। नमस्कार। ये कविता सिर्फ नहीं पढ़ी गई, मैंने जो 17-18 मिनट जो बात करे मुद्दा, उस मुद्दे पर, उन बातों पर इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं था, जिन्होंने विवाद के माध्यम से उन बातों को, मुद्दों को, और जो अन्याय हो रहा है, मैंने कई तरह के फैक्ट, फिगर और जो अन्याय हो रहा है उसको रखा और लगातार रख रहा हूं मैं। और जिस कविता के अंदर ये लोग विवाद का आधार ढूंढ रहे हैं जी, वो कविता किसी जाति से नहीं, व्यवस्था से है, और वो खुद भी जानते हैं। हर कोई जो कविता के बारे में समझ रखता है वो सिर्फ इन लोगों को विवाद करना है। मैंने जो बातें करी, क्या उनका इनके पास मंशा है कि उनको एड्रेस करें, उनका हल निकालें? नहीं, वो किस तरह से इसको नजरअंदाज कर कर जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ और लगातार अन्याय हुई। क्या एक वर्ग के साथ इस तरह की दुर्भावना रखकर और स्कूटी जैसी योजना के अंदर उनके साथ ये निर्णय करना चाहिए? नहीं। क्या ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर, एससी और एसटी के रिजर्वेशन के अंदर इन जो संविधान के माध्यम से हक और अधिकार है उनके साथ होना चाहिए, रोस्टर होना चाहिए? आज इस देश के अंदर जो हालात बना रखे हैं कि मेरिट के नाम पर जो चीजें हो रही है, नन फाउंड एलिजिबल, ये कर और जो पात्र धारक है, योग्य लोग हैं, उनको आप नौकरी से वंचित कर रहे हो। और फिर क्या कहते हैं कि आरक्षण योग्यता को खाता है, आरक्षण अवसर को खाता है। और जब पिछले 10 वर्षों का आईएएस जैसे यूपीएससी के रिजल्ट के जब आकलन करते हैं तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी। हरीश जी, आपकी सब बातें ठीक। हरीश जी, आपने अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है कि कहीं गलत होता है आप उस मुद्दे को उठाइए, उस मुद्दे पर बात करिए। लेकिन आपने कहा कि आपने ये कविता व्यवस्था पर लेकिन जिस वक्त लिखी थी वो व्यवस्था पर लिखी गई थी। आज के वक्त में आप अगर इस कविता को बयां करोगे तो सीधे सीधे वो वर्ग अपने आप में लेगा कि यह हमें टारगेट कर रहा है, हमारे लिए बोल रहा है। और उसके बाद जाति, जो चाहते हैं कि राजनीति से जाति जाए, जो कि जाति ही नहीं है, लेकिन अगर बार बार खींच के इस तरह से विधानसभा के अंदर कार्रवाई में लाई जाएगी तो सवाल तो उठेगा। हरीश जी, नहीं 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 नहीं, कोई राजशाही किसी जाति की व्यवस्था थोड़ी। हाँ, कितनी जाति में राजशाही के अंदर है? किसी एक जाति के माध्यम से राजशाही नहीं हुई है देश के अंदर। ये तर्कों को तोड़ मरोड़ कर कोई करना चाहता है। सिर्फ एक जाति नहीं है, कई जाति है। क्या गुर्जर राजा नहीं हुए, यादव राजा नहीं हुए, कुर्मी राजा नहीं हुए, जाट राजा नहीं हुए, मुगल राजा नहीं हुए? तो आप इस व्यवस्थाओं को किसी जाति से जोड़ते हैं? हाँ, जो इस राजशाही व्यवस्थाओं को ताहिद करना चाहते हैं उनको बुरा लग सकता है। जो लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताहिद करेंगे उनको इसमें जाति नजर नहीं आएगी। ठीक है। और फिर वो जाति का ढाल अगर कोई इसमें रखना चाहता है तो मैं माफी चाहता हूँ कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। उन मुद्दों के ऊपर जो मैंने फैक्ट फिगर दिए हैं,
आज उसके ऊपर चर्चा करें, उनके पास कोई तर्क ठीक है हरीश जी, लेकिन एक पहले का भी एक उदाहरण है और उसी को लेकर जो आपने बात की। अब देखिए, आपने तो कह दिया नजरिया सबका इस बयान, इस कविता को देखने का अलग अलग तरीके से है। इससे पहले भी संसद के अंदर भी जब एक बार कविता पढ़ी गई थी, वो चुनाव के पहले थी, और माना जा रहा है कि आपका ये बयान देना ये उपचुनाव के पहले ये रणनीति के तहत है, सियासी मजबूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। मैं लगातार इन मुद्दों को कर रहा हूँ। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इस सोच के पास जवाब नहीं, इस व्यवस्था के पास जवाब नहीं, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कैसे इसको डाइवर्ट करें। जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो उसमें असत्यता हुई तो कोई मुझे बताए। संसाधनों पर, अवसर पर, नौकरी के ऊपर, योजनाओं के अंदर, बजट के अंदर। यानी आप ये मानते हैं कि आपने इन मुद्दों को उठाया और ये कविता पढ़ी और कोई कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनपार्लियामेंट्री है ही नहीं। आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को उठाकर देखो। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के अंदर जब ये बोली गई पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें कोई एक्सपेल थोड़ी हुआ। अगर ये अनपार्लियामेंट्री होती तो उसके अंदर एक्सपेल होता। अपूर्वा जी, अपूर्वा जी, आपने सुना हरीश जी क्लियर बात कर रहे हैं कि उसे अलग तरीके से लिया जा रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उसके लिए उन्होंने ये श्वेता जी बिल्कुल, इन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो मैं बेसिक इनकी फोन कॉल को समझ पाई, उन्होंने उठाया कि युवाओं की इन्होंने चिंता जताई, इन्होंने आरक्षण की चिंता जताई। मुझे बताइए, 60 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, जिस यूपीएससी का जिक्र इन्होंने किया, वो यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पर एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसके अंदर काम करती है। अगर इनको नवाचार करने थे तो तब उन 60 वर्षों में क्यों नहीं करे? उसको छोड़िए, 5 वर्षों तक तो इन्हीं की सरकार थी ना, सदन में ये पक्ष में बैठे थे। हमें तो आया जुमे 6 महीने हुए हैं, 6 महीने के अंदर ये बात कर रहे हैं। 17 पेपर इन्होंने लीक कराए, 70 लाख युवाओं के साथ का इन्होंने भविष्य बर्बाद किया। इसी को छोड़िए, आज ये मेरिटोक्रेसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्र जो सिलेक्ट किए गए थे, कौन से पैरामीटर पे किए गए थे? मेरिटोक्रेसी पर किए गए थे, रिटर्न एग्जामिनेशन भी किए गए थे, साक्षात्कार लेकर किए गए थे। आज ये 49,000 युवाओं की भी पैरवी करने के लिए उतर जाते हैं। एक तरफ ये मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, एक तरफ ये क्लैरिटी की बात करते हैं, और एक तरफ ये इस ठाकुर का कुआं जो है कविता सदन के अंदर सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक नेता, प्रत्येक विधायक जातिवाद समीकरण से ऊपर उठकर बात करने की सोचते ही नहीं है। वो सोचते ही नहीं है कि जो पक्ष होता है, जो राजा होता है, जो इस राज्य को चलाता है, उसके लिए पूरी प्रजा जो है उसके संतान के समान होती है, उसके बराबर होती है। मेरे इनसे ये निवेदन है जी कि जब यूपीएससी में 10 साल पहले के आप आंकड़े लेकर आओ, मेरा निवेदन है कि आप आंकड़ों को देखो। सिर्फ ये अपन लोग जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना फैक्ट और फिगर के करेंगे तो वो आपकी बात को तार्किक नहीं बनाएगी। 10 वर्षों के अंदर इंटरव्यू के अगर आंकड़े देखो तो 10 वर्षों के अंदर इंटरव्यू के अंदर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के इंटरव्यू और रिटर्न के अंदर आप तुलना करो। रिटर्न के अंदर एससी और ईडब्ल्यूएस बराबर के नंबर लेकर आ रही है, ओबीसी रिटर्न के अंदर बहुत ज्यादा नंबर लेकर आ रही है। इंटरव्यू के अंदर 10 वर्ष के अंदर, ये 10 वर्ष पहले ऐसी हालात नहीं थी। ये आंकड़े आप देखो, अगर आपके पास आंकड़े नहीं है तो आप मुझे कहो, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं उनको आप देख नहीं रहे हो। आप कुछ कहीं और से आपको जो तर्क देने के लिए बोला जा रहा है वो तर्क दे रहे हो। अगर मेरे ये आंकड़े गलत है तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे बताओ, मैं माफी मांगूंगा कि मैंने जो बात करी है वो असत्य है। तो आंकड़े आप देखोगे नहीं और आप सिर्फ ये कहने के लिए कहोगे कि ये 70 वर्ष से ये हो रहा। इंटरव्यू के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के अंदर यूपीएससी से लेकर नीचे नन फाउंड एलिजिबल, ये 10 वर्ष पहले नहीं होता था। आप लोग सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी जब आंकड़े कहते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर उनसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी के अंदर आपको उन वर्गों के अंदर उनका चयन नहीं हुई। इस तरह का फैसला आपको हरीश जी लगता है कि इसे गंभीरता से सरकार नहीं लेती है, इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। ईडब्ल्यूएस का इनकम सर्टिफिकेट ये हम लोगों के राज में नहीं बनता था। ओबीसी का इनकम सर्टिफिकेट तो एक नया नवाचार है, आपको खुश होना चाहिए। उस वर्ग के बच्चे, जो वर्ग के बच्चे सच में हाशिए पर थे, अगर वो सामने आ रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उस गरीब वर्ग का बच्चा भी जो है वो अधिकारी बनने का सपना देख सकता है। वो क्लास को कम्पीट करके अपनी कास्ट और क्लास की रिजिडिटी को खत्म करके क्लास बनना। अपूर्वा जी, ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप बात तो सुनो। सिर्फ आपको कोई पेपर पकड़ा देता है
और वो पेपर पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुने बिना आप बोलोगे। सॉरी हरीश जी, मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगी, आप जितना यूपीएससी के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसके अंदर अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हेल्दी इंडिकेटर है। आप इसको लेके क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप चिंता थोड़ा आरपीएससी की तरफ भी करिए। आरपीएससी के अंदर जो आपके राज के अंदर घाला मिली हुई उसकी तरफ भी आइए। क्यों राजस्थान की प्रजा, राजस्थान के युवा, राजस्थान के बच्चे नहीं है? तो बोलो ये और बोल लो। आप चुप क्यों हो रहे हो? आपने मेरे से ईडब्ल्यूएस की बात पूरी सुनी नहीं और बीच में बोले। ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी पीरियड 3 वर्ष है उस इनकम सर्टिफिकेट की। बिल्कुल है। ओबीसी की वैलिडिटी पीरियड 1 वर्ष है। ईडब्ल्यूएस के अंदर हमने स्वागत किया। ओबीसी की 1 वर्ष इसलिए है हरीश जी, इसलिए है क्योंकि ओबीसी के अंदर एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी शामिल होता है। तो हो सकता है 1 वर्ष के अंदर उसके पिता की, माता की, उसके परिवार की स्थिति क्रीमी लेयर के अंदर आ जाए तो रिन्यूअल करवा सकते हैं। लेकिन ठीक है, पूछना ठीक है, आप हमें बात तो सुनो। ईडब्ल्यूएस भी क्रीमी लेयर का है। कोई भी हिंदुस्तान की जाति अनारक्षित नहीं है, कोई भी जाति। और सिर्फ ओबीसी के अंदर ही आर्थिक पैमाना और ईडब्ल्यूएस के अंदर ही आर्थिक पैमाना, दोनों के अंदर ये चीज है। फिर बात है यूपीएससी की। आप लोगों ने सार्वजनिक जगह ये बात करी कि हम लोग अगर आरपीएससी भंग करेंगे अगर राजस्थान में सरकार आई, क्या आप आरपीएससी भंग करी आपने? नहीं करी। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं हरीश जी, वो भी चलिए ठीक है, मुद्दे में आगे क्योंकि हरीश जी ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं आप भी उठाएंगे और सत्ता पक्ष उसका जवाब देता रहेगा। लेकिन आप लोगों ने जो आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार के तार फैला रखे थे, पेपर लीक के फैला रखे थे, उनको भी पकड़ेंगे। बिल्कुल आपकी ये तमन्ना भी पूरी करके दिखाएंगे हमारे आदरणीय भजन लाल जी। ठीक है, योगेंद्र जी। आदरणीय सबके है, भजन लाल जी सिर्फ आपके नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो सबके आदरणीय है। इस डेमोक्रेसी को समझो। तो हरीश जी आपका ये सपना भी पूरा करके हम दिखाएंगे। के अंदर इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों से। चलिए ठीक है हरीश जी, देखिए मुद्दे उठाए जाने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी जाति या वर्ग विशेष को टारगेट किया जाए। ठीक है, आप लोगों की अपनी चलिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, ख्याल रखना चाहिए। योगेंद्र जी बताओ तो आपको मुबारकबाद। हरीश जी कोई जाति का है? हरीश जी, हमारा कहना यह है, आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए, बहुत अच्छी बात है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि विधानसभा में अगर आप बजाय कविता सुनाने के इन आंकड़ों को इसी तरह पेश करके सरकार को घेरते तो ज्यादा अच्छा होता। जो आंकड़ा भी यहां पे गिना रहे, हुआ क्या है कि आंकड़े आपके बहुत अच्छे हैं, हो सकता है सत्य भी हो, लेकिन सिर्फ आपकी कविता की वजह से आंकड़े नेपथ्य में चले गए और सारा डिस्कशन सब कुछ आपकी कविता पे केंद्रित हो गया। तो ये कब होगा कि हम मुद्दों को सही तरीके से उठाएंगे और किसी और तरीके से छुपाएंगे नहीं? माननीय जी, से पहले ये आंकड़े कई दफे विधानसभा में करे। ये कविता नहीं, हम लोगों का दुख है, दर्द है, उस पर आप लोगों को ये विवाद है आ रहा है। हर जगह हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और बिना आधार के अन्याय हो रहा है। ये पहले दफे विधानसभा के अंदर ये आंकड़े नहीं बोले गए, पहले दफे ये फैक्ट और फिगर नहीं दिए गए, इससे पहले भी। हरीश जी आपने कहा हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है? ओबीसी के साथ अन्याय, एससी के साथ अन्याय, एसटी के साथ अन्याय। ये पूरी व्यवस्था ही ऐसी की गई कि इन्हें फायदा हो सके, अन्याय कैसे होगा? साथ अन्याय नहीं है, हरीश जी सबका मिल रहा है। हरीश जी इस तरीके से आप जनता को पदभ्रमित मत करिए, एक दो लोगों को हर चीज नहीं दी जा सकती, इसे समझना होगा। जनप्रतिनिधि होने का दायित्व भी निभाइए, आपको उस तरीके से गुमराह करने का अधिकार नहीं है युवाओं को और बच्चों को। हरीश जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर। धन्यवाद। अगर आर्थिक असमानता की बात करें तो आर्थिक असमानता में जो विधायकों के वेतन की बात आती है तब तो 90% 100% के समर्थन के साथ बिल पास हो जाते हैं। लेकिन जो लो वर्ग है, जो अर्थ से विहीन वर्ग है, वो सरकार के लिए और समाज के लिए अपनी व्यवस्थाओं के प्राण झोंक देता है। उस व्यक्ति के विषय में आज तक किसने आवाज उठाई? अगर यही विषय था, इनको अगर समानता की ही विषय बात करनी थी, तो वहां पर ठाकुर के कुएं की कहानी का कहां से कोई सरोकार है? ठाकुर का मतलब यहां पर उन्होंने कैसे पर्टिकुलर एक जाति के विषय में रख दिया? ठाकुर का मतलब क्या होता है, पहले ये विषय जानकारी में होना चाहिए था, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से इनको ये विषय रखना चाहिए था। ठाकुर के कुएं की कहानी का संपर्क यहां पर किसी भी तरीके से कोई अभिभाषण से नहीं है और न ही किसी व्यवस्था से। तो ये राजनीतिक चर्चा है और राजनीतिक उद्देश्य के साथ कही हुई कहानियां हैं, उनको उसी तरीके से पेश किया गया है। शायद इसके विपरीत हमें समाज की व्यवस्थाओं की दृष्टि रखी जाए और इस तरह से समाज की बुराइयों को बाहर लाने के लिए चर्चा की जाए तो शायद सदन की सार्थकता होगी। खत्म हो रहा है। अपूर्वा जी एक बस कमेंट जरूर चाहेंगे।
जो कहा हरीश जी ने कि अन्याय हमारे साथ यानी ओबीसी वर्ग के साथ हो रहा है, SC ST के साथ हो रहा है, जितना दिया जा सकता था हर वर्ग को उतना देने की कोशिश लगातार जारी है, उन्हें उतना फायदा भी दिया जा रहा है। अब किसी एक को सब कुछ तो नहीं दिया जा सकता, और बार आप उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपको लगेगा कि आप वर्चस्व हासिल कर लेंगे या उस अलग समाज में एक अलग पैठ बना लेंगे, तो जरिया नहीं बनना चाहिए। श्वेता जी देखिए, मुझे लगता है कि हरीश जी को यहाँ पे एक बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निर्वहन करना चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से इस देश पे जो हाशिए पे बच्चे हैं, जो आर्थिक आधार पर हाशिए पे बच्चे हैं, वो किस तरीके से फॉरवर्ड आ सके, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट और क्रीड से बिलोंग करते हो। ये बात अगर वो कहते तब तो वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधित्व कहलाते, मगर आज वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि साहब ओबीसी का हक मारा जा रहा है, कविता ठाकुर की सुना रहे हैं, हक ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातिगत समीकरण साधने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहती हूँ, 10 साल के अंदर ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर ना तो कहीं कटौती की गई है, और 10 साल पहले सरकार तो ही नहीं की थी केंद्र में भी, और आज ये सदन के अंदर 6 महीने के बाद में सवाल उठा रहे हैं। 6 महीने पहले तक भी सरकार तो ही नहीं की थी यहाँ पर भी कांग्रेस की, तब इनको ये आंकड़े, ये फैक्ट एंड फिगर क्यों नहीं याद आए? आज ये तो तय है कि विपक्ष में आने के बाद ही सबको मुद्दे याद आते हैं, जो कि विपक्ष में रहते हुए ही मुद्दा याद आता है, और ये तो नजर आता है। और इसके कई उदाहरण भी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी आपका, युगेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, विवाद नया है, कई विवाद ऐसे आए जिस पर चर्चा भी हुई, हंगामा भी हुआ, लेकिन जिस तरह से कविता पढ़कर किसी एक समाज को टारगेट किया गया, तो ऐसे में विवाद होगा, ऐसे में मुद्दा उठेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जाति को लेकर मुद्दा बनाया जाता रहेगा, जातियों को आमने सामने किया जाता रहेगा, फायदे नुकसान की बात की जाती रहेगी, हमारे साथ अन्याय क्या है, इस वर्ग के साथ अन्याय क्या, ये कब तक होगा? क्योंकि अगर आप जनप्रतिनिधि ये बात कहेगा तो समाज पर उसका असर होगा, अच्छा तो कम लेकिन बुरा असर ज्यादा होता है। और उसके बाद के कैसे परिणाम होते हैं वो न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों ने भी देखा है कि जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो जनप्रतिनिधि भी अपने धर्म का निर्वहन करें। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश, अगर रिजर्वेशन को लेकर सवाल उठता है तो फिर एक बार मुद्दा वहीं आ जाएगा कि वाकई में रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर ही हो जाना चाहिए या फिर इसी तरह से अलग अलग वर्ग को आप रिजर्वेशन देते रहेंगे, इसके बाद भी कोई ना कोई कमी रहेगी और उसको मुद्दा बनाते रहेंगे, आप चुनाव लड़ते रहेंगे, किसी को फायदा हो या ना हो आपको फायदा जरूर होता रहेगा। और ये आम जन को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि विधानसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।